नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया को संबोधित किया। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने सत्र से जुड़े मुद्दों और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और जनहित के कार्यों को लेकर अपनी बात रखी। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। यह सत्र हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र है। वैसे भी विधायिका आम जन की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होती है। गरीब, किसान, युवा और महिला, इनसे जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करने, समीक्षा करने और उसे परिणाम तक पहुंचाने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म संसदीय प्रणाली में कोई है तो वह विधायिका होती है। हर जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र की समस्या को वहां रख सकता है और सरकार से उसके समाधान का रास्ता निकलवा सकती है। इस प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग हो, यह बीजेपी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए सरकार की सदैव से प्राथमिकता रही है और डबल इंजन की सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य भी कर रही है। पिछले 9 वर्षों में इसी संवाद से जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाए गए मुद्दों की समीक्षा करने के उपरांत बनी हुई योजनाओं के माध्यम से ही हम प्रदेश में कुछ बेहतर करने का प्रयास कर पाए हैं। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में, आमूलचूल परिवर्तन करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश को देश के बीमारू राज्यों से उभार करके एक रेवेन्यू सरप्लस और इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू स्टेट के रूप में प्रस्तुत करने का भी एक अवसर प्राप्त हुआ है। सदन के समय का बेहतर उपयोग हो और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई आवाज को सदन के पटल पर रखने और सदन में उस पर चर्चा परिचर्चा कराने का एक अवसर प्राप्त हो सके। मैंने कल दलीय नेताओं की बैठक में भी और समय समय पर भी सभी माननीय सदस्यों से इस बारे में आग्रह किया है। अच्छा होता कि इन मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय युवाओं के कल्याण के लिए क्या 9 वर्षों में हुआ है और वर्तमान में क्या कुछ करने जा रही है सरकार, आधी आबादी महिलाओं के सुरक्षा, उनके स्वावलंबन और उनके सम्मान के लिए क्या 9 वर्ष में किया है और आगे क्या करने जा रही है, अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने और उनके चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इन सभी मुद्दों को लेने के साथ ही गरीबों के कल्याण के लिए वेलफेयर स्कीम ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 9 वर्ष के अंदर 6 करोड़ से अधिक गरीबों को गरीबी रेखा से उभार करके एक मध्यम वर्गीय श्रेणी में ला करके उनके जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। उस परिवर्तन का केंद्र बिंदु हमारी विधायिका है। यहां नीतियां बनती हैं, उससे पहले चर्चा परिचर्चा होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे हुई चर्चा भी
इन्हीं सब मुद्दों पे, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, निवेश के लिए, रोजगार के लिए, इन सभी पे चर्चा करने का एक सशक्त माध्यम बना था। वर्तमान में यह महीना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। खेती किसानी की दृष्टि से किसानों के लिए, स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन की दृष्टि से छात्रों और युवाओं के लिए, और अपनी धार्मिक यात्रा के लिए सावन के मास में निकलने वाला शिव भक्त कावड़ यात्रियों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं इन सभी समुदायों का, अपने युवा ऊर्जा के प्रतीक छात्रों और युवाओं का जिन्होंने प्रवेश लिया है या जो नए रोजगार के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी प्रतिभाशाली युवाओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनके लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश का बहुत परिश्रमी है। हमारा अन्नदाता किसान जब दिन रात मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तब यूपी की इस धरती से सोना उगलवाने का वो काम करता है। आज हमारा अन्नदाता किसान भारत की कुल कृषि योग्य भूमि में 11% भूमि में 21 से 22% खाद्यान्न का उत्पादन कर रहा है। एक बेहतरीन उपलब्धि है। उसके जीवन में व्यापक परिवर्तन हुआ है। प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप दोगुने से अधिक आय हमारे अन्नदाता किसानों की हुई है। किसानों से जुड़े हुए अन्य कौन से मुद्दे हो सकते हैं जो उनके जीवन में और खुशहाली ला सके, इस विषय को लेकर के अभी तक हमारे अन्नदाता किसानों ने जो परिवर्तन लाया है, जो रिफॉर्म किया है, मैं इसके लिए उन सभी अन्नदाता किसानों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर आधी आबादी के जीवन में व्यापक परिवर्तन हुआ है। 12% जो महिला श्रम बल था पहले 17 में, आज वो बढ़ करके 37-38% से अधिक हो चुका है। डबल इंजन की सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए श्रमजीवी हॉस्टल का निर्माण कर रही है सभी बड़े महानगरों के अंदर, जिससे उनके लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सके और उन्हें अपने कार्यस्थल पर जाने में बहुत दूरी न तय करना पड़े। इन सभी कार्यों के लिए भी और मिशन शक्ति के अंतर्गत भी महिला सुरक्षा, महिला स्वावलंबन और महिला सम्मान की दृष्टि से सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की हर एक भर्ती में युवाओं को 9 लाख से अधिक नौकरी उपलब्ध करवाने और उसमें भी 20% से अधिक महिलाओं की भागीदारी के साथ एक नए कीर्तिमान उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थापित किए हैं। डबल इंजन की सरकार के कारण आज प्रदेश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सुरक्षा और अन्य कारणों से निवेश के लिए बेहतर अवसर प्राप्त हुए हैं। लाखों नौजवानों को अपने ही जनपद में, अपने ही क्षेत्र में आज नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करते हुए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और पीएम विश्वकर्मा जैसी स्कीम ने उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के साथ ही करोड़ों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाए हैं। जो भी नौजवान इनके माध्यम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहा है, उन सब का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। स्वाभाविक रूप से शिव भक्त पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर हर हर बम बम के उत्साहपूर्ण माहौल में अपनी शिव भक्ति को इस माह में निवेदित कर रहे हैं। आज सोमवार का
दिन भी है। अभी से करोड़ों की संख्या में शिव भक्त कावड़ यात्री के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरिद्वार के पावन धाम में हर जी की पेड़ी में गंगा जल लेने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। उनके स्वागत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें कहीं कोई दिक्कत न हो, कि परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने, स्वयंसेवी संगठनों ने, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। हमारे माननीय सदस्यगण भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के उत्सुक हैं और इसीलिए 7 अगस्त से उन्हें उन कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। मैं सभी कावड़ यात्रियों का भी हृदय से स्वागत करता हूं, उनके प्रति भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मित्रों, जिन लोगों के समय में किसानों के हितों पर कुठाराघात हुआ था, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों को जल नहीं, पानी नहीं दिया, खेत के लिए पानी नहीं दिया, जिन्होंने अन्नदाता किसानों के हक पर बिचौलियों का वर्चस्व स्थापित करवाया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को असुरक्षित करते हुए उनके जीवन में बदहाली लाने का पाप किया था। 2007 से 2017 के बीच में 29 चीनी मिलें बंद हुई थी। 21 चीनी मिलें औने पौने दाम पे बेच दी गई थी। आज उनका दोहरा चरित्र देखिए, वे आज किसान की बात कह करके उनके जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, जिसके माध्यम से 24 लाख हेक्टेयर लैंड में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा हमने यूपी में दी है। ये परिवर्तन देखने को मिला है, ये हुआ है। अन्नदाता किसान आज 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3, 4-4 फसल प्रदेश के अंदर लेने का कार्य कर रहा है। पैक हाउसेज के माध्यम से यहाँ से औद्यानिक फसलों का एक्सपोर्ट हो रहा है, विभिन्न देशों में हो रहा है। 3,23,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है और 122 चीनी मिलों में से 105 से अधिक चीनी मिलें ऐसी हैं जो चौथे 5वें दिन गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों के खाते में कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी के समय में 10 वर्ष का गन्ना मूल्य का बकाया बाकी था और ये लोग किसानों के साथ किसी प्रकार से उनके हितों को संरक्षण देने की बजाय उन्हें आत्महत्या और पलायन करने के लिए मजबूर करते थे। उनके ट्यूबवेल सुरक्षित नहीं थे। आज 16 लाख ट्यूबवेल में फ्री में बिजली उपलब्ध करवाने का काम ये डबल इंजन की सरकार करा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन आज से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत के साथ ही सदन में प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सरकार के मंत्रियों ने सदन की कार्यवाही में हिस्सा लिया। मानसून सत्र को लेकर सरकार ने जनहित से जुड़े विषयों पर अपनी बात रखने की तैयारी की है। सत्र में सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अध्यक्ष जी, इस माननीय सदन को दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि वर्तमान विधानसभा के सदस्य से आलम बदी का दिनांक 23 जुलाई 2026 को 90 वर्ष से अधिक की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनका निधन हम सब के लिए दुखद है। श्री आलम बदी इस सदन के वरिष्ठ सदस्यों में से एक थे। इसके साथ ही वे इस सदन के सबसे वयोवृद्ध सदस्य भी थे। उनका जन्म 16 मार्च 1936 को आजमगढ़ के बिंदवल में हुआ था।
वर्तमान विधानसभा में वे 5वीं बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे सर्वप्रथम वर्ष 1996 के मध्यावधि चुनाव में, तत्पश्चात 2002, 2012, 2017 एवं 2022 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र निजामाबाद, जिला आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे तथा वर्तमान में विधानसभा की आचार समिति के भी सदस्य थे। उम्र के इस पड़ाव में भी उनका राजनीतिक सक्रियता एक सक्रिय जनप्रतिनिधि को प्रेरित करती थी। श्री आलमबदी का इस आयु में निर्वाचित होना यह दर्शाता है कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में यदि हम जनता और अपने क्षेत्र के प्रति समर्पित रहें तो आयु की सीमा मायने नहीं रखती। श्री आलमबदी सरल, विनम्र और जनसामान्य से जुड़े हुए एक जनप्रिय नेता थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वे अपनी सादगी और वेदांत छवि के लिए जाने जाते थे। समाज के गरीब और वंचित वर्ग के उत्थान, सामाजिक कार्यों और शिक्षा के प्रसार में उनकी विशेष रुचि थी। वे अपने क्षेत्र के बुनियादी मुद्दों को लेकर के सदैव इस माननीय सदन में आवाज उठाते थे। एक व्यवहार कुशल और लोकप्रिय जनप्रतिनिधि का सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वे अपने क्षेत्र के विकास और जनता के कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहे। श्री आलमबदी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाजसेवी को खो दिया है। मैं उनके निधन पर इस माननीय सदन की ओर से उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों तक भेजने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। इस माननीय सदन के तमाम पूर्व सदस्य दिवंगत हुए हैं, जिनमें श्री भोला पांडे जी 1980 और 1989 में निर्वाचन क्षेत्र द्वाबा बलिया के इस सदन के माननीय सदस्य रहे हैं। श्री अमिताभ लवानिया जी जनपद आगरा के फतेहाबाद विधानसभा सीट से 1985 में इस सदन के माननीय सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। श्री सुब्बाराम जी जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र जनपद गाजीपुर से 2012 में निर्वाचन क्षेत्र जखनिया गाजीपुर से इस सदन के माननीय सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। श्री जगन्नाथ चौधरी जी निर्वाचन क्षेत्र केराकत जिला जौनपुर से 1993 में इस सदन के माननीय सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। श्री राम प्यारे आजाद जी निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज जिला महाराजगंज से 1991 में निर्वाचित हुए थे। श्री गोपीनाथ वर्मा जी 1980, 1988 के उपचुनाव और 1989 निर्वाचन क्षेत्र टांडा जनपद अंबेडकर नगर से इस सदन के माननीय सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। श्री यशपाल सिंह जी निर्वाचन क्षेत्र श्योहरा जनपद बिजनौर से 2007 में निर्वाचित हुए थे। श्री राधेश्याम भारती जी सिराथू विधानसभा क्षेत्र जनपद प्रयागराज से 1989 में इस माननीय सदन के लिए निर्वाचित हुए थे।
श्री संग्राम सिंह जी 2007 में और उससे पहले 1996 में निर्वाचन क्षेत्र नवाबगंज जिला बाराबंकी से इस मान्य सदन के लिए निर्वाचित हुए थे। श्री हरिनारायण राजभर जी 1991 और 1996 के मैं इन निर्वाचन क्षेत्र सियर जिला बलिया से विधानसभा के सदस्य के रूप में और 2014 में 16वीं लोकसभा के भी माननीय सदस्य के रूप में इनका निर्वाचन हुआ था। डॉक्टर भगवत दयाल जी 1969 में निर्वाचन क्षेत्र ललितपुर, 1974 में निर्वाचन क्षेत्र बबीना जिला झांसी और 1977 में निर्वाचन क्षेत्र बबीना से इस माननीय सदन के लिए निर्वाचित हुए थे। श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना जी 1977 में मछली शहर, 1989 में रारी जनपद जौनपुर के इस सदन के लिए वे निर्वाचित हुए थे। श्रीमती ओमवती देवी जी 1985 में, 1996, 2002 का 2007 में विधानसभा क्षेत्र नगीना जनपद बिजनौर से निर्वाचित हुई थी। श्री मोहर सिंह जी निर्वाचन क्षेत्र हरोरा जिला सहारनपुर से इस माननीय सदन के लिए निर्वाचित हुए थे। श्री अफसर यू अहमद निर्वाचन क्षेत्र मैदावल जिला संत कबीर नगर में 1985 में इस मान्य सदन के लिए उनका निर्वाचन हुआ था। श्री तेजभान सिंह जी 1977, 1991, 1993 और 1996 में ये गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र जिला अमेठी से इनका निर्वाचन हुआ था। श्री रुद्र प्रताप सिंह जी 1980 में निर्वाचन क्षेत्र देवरिया जनपद देवरिया से ये निर्वाचित हुए थे। श्री प्यारेलाल संखवार जी 1989 और 1991 में निर्वाचन क्षेत्र भोगनीपुर जिला कानपुर देहात से इस मान्य सदन के लिए उनका निर्वाचन हुआ था। श्री ओंकार सिंह जी 1991, 1997, 2002, 2012, 2017 में विधानसभा क्षेत्र सहसवान जिला बदायूं से निर्वाचित हुए थे। श्री राजेंद्र त्रिपाठी जी निर्वाचन क्षेत्र हंडिया 1980 में, 1989 में निर्वाचन क्षेत्र प्रतापपुर जिला प्रयागराज से विधानसभा के सदस्य के रूप में उनका निर्वाचन हुआ था। श्री हनुमंत सिंह जी इन्होंने बलरामपुर जनपद बलरामपुर से 1989 और 1991 में इनका इस मान्य सदन के लिए निर्वाचन हुआ था। इन सभी 21 पूर्व मान्य सदस्यों की महत्वपूर्ण सेवाएं अपने निर्वाचन क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश की नीतियों को बनाने, प्रदेश के विकास के लिए रही हैं। आज वे सभी माननीय पूर्व सदस्य हमारे बीच में नहीं हैं। मैं इस अवसर पर अपनी पार्टी की ओर से और माननीय सदन की ओर से शोक प्रस्ताव इस माननीय सदन में रखता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी भावनाएं
शोक संतप्त परिजनों तक पहुंचाने का अनुरोध करेंगे। मैं इन सभी दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना करता हूं। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।